Hello students, how are you? Students, I hope you would be safe and sound at your home. So students, today we will talk about de Broglie's hypothesis. What de Broglie's hypothesis? Actually students, it is not de Broglie. The correct pronunciation is de Broglie. Yes, de Broglie. Yes, exactly. It is de Broglie hypothesis. थोड़ा weird sound कहते हैं, लिखते तो हम इसको de Broglie हैं, but actually ये correct pronunciation इसका है de Broglie's hypothesis. So today we will talk about de Broglie's hypothesis. So actually class, just before of starting this de Broglie's hypothesis, हाँ मैं कुछ रिकॉल कराना चाहता हूँ. आपको याद है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. यस एग्जैक्टली, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दोनों में हमने पढ़ा था कि लाइट इज हैविंग द डुअल नेचर. रिमेंबर, लाइट इज हैविंग डुअल नेचर. Dual nature. Dual nature means class, light is having both wave characteristic, wave nature and the particle nature. So light is having wave nature and particle nature. So light is having dual nature. We know very well. इसको हमने पहले देख रखा है. दोनों इसके पास नेचर. पहले क्या सोचा जाता था कि लाइट इज ओनली व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ वेव. लेकिन बाद में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, सो ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि लाइट इज नॉट ओनली अ वेव, इट इज ऑल्सो अ पार्टिकल. सो लाइट इज हैविंग डुअल नेचर. और वेव के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से थे लाइट के? देखो लाइट में क्या होता है, लाइट शो करती है हमारी, इसमें मैंने पहले वीडियोस में बताया है, इट इज हैविंग वेवलेंथ. ओके, इट इज हैविंग वेवलेंथ, frequency. Do you remember? So wavelength, frequency and कुछ specific इनके characteristics होता है वेव के इनमें diffraction शो करता है या interference शो करता है. So ये हमें शो करता है कि light is having what? Wave nature. And the particle nature of light is, it is having photoelectric effect. As I told you, this shows photoelectric effect. Photoelectric effect. Okay, and black body radiation लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, black body radiation. So these two properties of light shows that the light is having what? Particle nature. And these two, wavelength, frequency, diffraction and interference, these are the special kind of characteristics जो वेव के होते हैं. तो इससे पता लगता है कि जो हमारी लाइट है इट इज हैविंग डुअल नेचर. सो डी ब्रॉय ने क्या किया, डी ब्रॉय ने बिल्कुल इसी चीज को इन्होंने फॉलो किया. इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी. लिसन क्लास, डी ब्रॉयस इट इज एन हाइपोथेसिस. कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था इन्होंने, जस्ट हाइपोथेसिस दी थी. और हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड थी? लाइट के डुअल नेचर पे. उन्होंने बोला कि लाइट, इफ द लाइट कैन हैव डुअल नेचर, तो इसी तरीके से बिल्कुल लाइट के तरीके से all the materials they also show the dual nature. मटेरियल मतलब ये मार्कर है, ठीक है, ये डस्टर है, मैं खुद हूँ, ये बोर्ड है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी की सारी हमारे पास जो मटेरियल है, जितनी मटेरियल मैटर की बनी हुई है, कैन यू इमेजिन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस सब के सब शो करते हैं डुअल नेचर. डुअल नेचर मैटर तो है ही, ये पार्टिकल नेचर तो शो कर ही रहे हैं, बट दे ऑल्सो शो द वेव कैरेक्टरिस्टिक. थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है कि मतलब ये एक एक मार्कर है, अगर मैं ऐसे फेंकूँ तो ये वेव के तरीके से बिहेव करेगा. बट हाँ, उन्होंने एक चीज़ और बोली थी. उन्होंने बोला था कि जितनी भी मटेरियल दुनिया में, जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं, इफ़ दे आर इन मोशन, ये एक कंडीशन थी, इफ़ दे आर इन मोशन, so it means they'll show the wave like characteristic. मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी. सिंपल, जैसे एक बॉल ले हम, ठीक है, अब मैं बॉल को थ्रो करूं, ओके, जैसे क्रिकेट में थ्रो करते हैं हम, बॉल को थ्रो करूं, सो इट मीन्स बॉल इज मूविंग. इफ द बॉल इज मूविंग, बॉल इज इन मोशन, सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस द बॉल इज शोइंग अ वेव नेचर. आई मीन अगर बॉल ऐसे मूव कर रही है ना, जैसे जा रही है यहाँ से थ्रो की मैंने, तो
पता है बॉल वो हमें दिखती है जैसे सिंपल जाती हुई दिखाई देती है, बट वो डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो जब मूव करती है तो वेव के तरीके से मूव करती है। आर यू गेटिंग? ऐसे ऐसे मूव करती है। सिर्फ वो बॉल ही नहीं, अगर ये डस्टर को मैं ऐसे इसे मार्कर को ऐसे फेंकू ना, ये भी वेव नेचर शो करेगा। किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये भी कैसा शो करेगा? वेव नेचर शो करेगा। यही नहीं, अगर मैं रन कर रहा हूँ, मैं रनिंग करूं, आप लोग रनिंग करो, कार मूव कर रही है, स्कूटी मूव कर रही है, एवरीथिंग इफ इट इज इन मोशन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, वो सब के सब वेव के तरीके से मूव करेंगे। बहुत ही स्ट्रेंज है ना? स्ट्रेंज। दुनिया की हर चीज हमें पता है। लाइट भाई एक तरीके से वेव हो सकती है, लाइट को तो हम मानते हैं, बट एक मटेरियल, मैं, आप, ये सारी चीजें जितनी मटेरियल की बनी हुई हैं, दे शोज वेव नेचर। So it was the hypothesis of de Broglie. So according to de Broglie's hypothesis, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या दिया इन्होंने? All material particles in motion shows wave characteristics. So this was the statement given by de Broglie's. I mean, it is what de Broglie's hypothesis. Okay. अब you know, as I told you, जब भी कोई वेव नेचर कोई शो करता है तो वेव नेचर क्या होता है? वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, जो वेव होगी ना, जैसे मटेरियल पार्टिकल्स की, मैं, आप लोग जब भी रन करेंगे या ये हम इसको दूर फेंकें, सो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। सो इन्होंने इनकी वेव लेंथ भी दी। इन्होंने कहा कि जितने भी मटेरियल है, मटेरियल पार्टिकल, उनकी वेव लेंथ भी होगी। ऑब्वियसली इफ दे आर शोइंग वेव नेचर तो वेव लेंथ भी होनी चाहिए। एंड द वेव लेंथ इज, दे सेड, h upon p. It is h upon p. h wavelength of that wave, material wave जो होगी उसकी wavelength जो होगी, it would be h. h is what? Planck's constant. Planck's constant. And p is momentum. It is momentum. You know momentum is it is equal to p is equal to mv. m क्या होता है? होता है मास, और v होती है वेलोसिटी। सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। सो लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं h अपॉन mv, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। ओके, अब यहीं पर देखो इनकी जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था ना, इसी को ऑब्जर्व करो। देखो ये मोमेंटम, एंड द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम मतलब मास, यहाँ पे हमने लगाया मास। सो जो मोमेंटम है, इट इज हैविंग मास, एंड मास इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। जो भी चीज पार्टिकल होगी उसके अंदर एक मास होगा, जो भी मैटर है उसके अंदर एक मास होगा। सो ये जो शो कर रहा है मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। ये एक पार्टिकल नेचर, तो मोमेंटम तो शो कर रहा है पार्टिकल नेचर को। एंड वेव, यू नो, वेव इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, आई मीन सॉरी, वेव नहीं, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ओके, so wavelength is the characteristic of wave, and p, momentum, is the characteristic of particle. so ये इक्वेशन भी अपने में कुछ बोलती है, ये इन दोनों को मर्ज कर दिया इसने। momentum is showing the particle nature and the wavelength is showing what? wavelength is showing the wave nature. so ये रिप्रेजेंटेशन भी हमें ये शो करता है कि एक्चुअली ये it is the combination of both. what? It is showing the dual nature, wave nature and the particle nature. Are you getting me class? तो ये इन्होंने एक इक्वेशन दी इसके ऊपर। ओके, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मोमेंटम मतलब पार्टिकल नेचर को शो करता है, और वेवलेंथ किसको? वेव नेचर को शो करती है। ओके क्लास, ये लिख लिया आप लोगों ने? इसको रब कर दो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब लिख लो आप इसको, ठीक है?
अब देखो क्लास, वन मोर थिंग. सो स्टूडेंट्स, यू नो वन थिंग, जैसे यू नो लाइट की जो वेव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइट वेव्स. ओके. साउंड की जो वेव्स होती हैं, साउंड होती है ना, जो साउंड एयर में मूव करती है, साउंड एयर में मूव करता है, तो साउंड की जो वेव्स को क्या बोलते हैं हम? साउंड वेव्स. सो ये मटेरियल और हमारी आपकी और ये डस्ट और जितनी भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मटेरियल चीज़ें, उन सब की जो वेवलेंथ जो इन्होंने दी, डी ब्रॉयस ने, सो इसको भी कुछ नाम होना चाहिए, जैसे लाइट वेव्स, साउंड वेव्स. सो इनका भी एक नाम है. क्या नाम है इनका? इनका है मैटर वेव्स. इट इज मैटर वेव्स. सो ये वेव जो होती है ना, मतलब मटेरियल पार्टिकल्स की और मैटर की जो वेव है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज मैटर वेव्स. और इसको हम एक और भी चीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सो क्लास, इट इज नोन एज डी ब्रॉयस वेव्स. सो मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉयस वेव्स, इसको हम बोलते हैं. ठीक है. अब क्लास लिसन, अब मैं रब कर दूं इसको. ये तो पॉइंट हो गया पूरा. नाउ लिसन क्लास, स्टूडेंट्स प्लीज लिसन. ऐसा नहीं है, इन्होंने हाइपोथेसिस तो दी थी, बट इन्होंने इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया था. व्हाट? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. सो यू जस्ट राइट डाउन डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉयस वेवलेंथ. डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉय wave. So listen class, you know one thing, E is equal to h nu. So students, derivation of de Broglie's wave, you know it is E is equal to h nu. ये हमारी इक्वेशन है. दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय, बताओ आप, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी ना, वैसे प्लैंक्स फोटोन के लिए है. सो ये इक्वेशन थी. ठीक है. इसको, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. ओके. यहाँ पर E इज व्हाट? E इज द एनर्जी. ये आप लोग जानते हो, पहले भी हम बात कर चुके. E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड nu इज फ्रीक्वेंसी. इट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी. Okay, so this is the first equation. Einstein gave energy and mass relationship, E is equal to mc square. It is what? Energy and mass relationship. Energy mass relationship है, Einstein equation है. Energy mass relationship. So that equation was given by Einstein. Suppose इसको हम मान लेते हैं. It is the second equation. So both the equations are showing what? They are showing what? Energy को represent करते हैं. This is also energy. This is also energy. So इन दोनों को equate किया हमने. Equation number 1 and equation number 2 दोनों को हमने equate किया. So we'll get, यहाँ लिख देता हूँ मैं, h nu is equal to mc square. Is it clear class? बहुत simple. First equation Planck's quantum theory. Second equation is the Einstein's energy mass relationship. Okay, ये equation दोनों energy को represent कर रही हैं. दोनों को मैंने merge कर लिया. Okay, now this becomes third equation. अब class, do you remember electromagnetic radiation वीडियो में हमने बात की थी. जो wave होती हैं उनकी एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था wave का. वो फॉर्मूला क्या था? C is equal to nu lambda. Okay class, do you remember? C is equal to nu lambda. C is what? Speed of light. Speed of light. So अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक अलग से एक मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस पर जाकर उसमें पूरी होल इंफॉर्मेशन यू विल गेट. ओके. सो यहाँ पर हमने उस फॉर्मूले में, वहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया. सो नाउ लिसन, C is equal to nu lambda. Okay, nu is what we have already discussed. It is frequency nu, and lambda is what? Wavelength. So अब यहाँ पर हम यहाँ से nu की वैल्यू निकाल लेते हैं. Nu is
इक्वल टू c बाई लैम्डा. ओके, न्यू इज इक्वल टू व्हाट, c बाई लैम्डा. अब ये इक्वेशन, ये जो न्यू की वैल्यू है, ये हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं. पुटिंग इन इक्वेशन 3. ओके क्लास, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू यहाँ रख देते हैं. सो इट बिकम्स h, ये हमने न्यू की वैल्यू यहाँ रख दी. सो इट इज हो जाएगा c बाई लैम्डा, h c बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ओके, सो दिस c से c कैंसिल हुआ. ओके, हमें क्या मिला, ये लैम्डा इधर ले जाओ, ये mc इधर ले आओ. सो इट विल बिकम व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc. ओके क्लास, सो स्टूडेंट्स, ये इन्होंने एक इक्वेशन ड्राइव कर दी. जो इन्होंने वेवलेंथ दिया था ना, मटेरियल वेवलेंथ जो था, बट ये जो वेवलेंथ निकल के आई ना, दिस वेवलेंथ इज ओनली फॉर फोटोन, बिकॉज यहाँ जो वेलोसिटी हम यूज कर रहे हैं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो दिस फॉर्मूला इज फॉर फोटोन. अब अगर मटेरियल की वेवलेंथ को, इसी फॉर्मूले को उन्होंने मटेरियल पार्टिकल्स के लिए भी इसको वैलिड बताया. कैसे करा उन्होंने, देखो, रब कर दूं इसको मैं. लिसन क्लास, अगर हम इस c को रिप्लेस कर दें विद v, v is the, suppose v is the velocity of material particle, so lambda will become h upon mv, और mv क्या होता है, obviously momentum, so it becomes what, this. So this is for material particle. So students, here this is the equation he derived. So we can say lambda as it is, ये है हमारा h क्या है हमारा, Planck's constant. So if it is constant, so lambda is inversely proportional to the momentum of the wave associated with particle. और या तो पार्टिकल होगा या फोटोन होगी, कोई भी होगी, या तो फोटोन है या पार्टिकल मटेरियल है, किसी के भी मोमेंटम के जो है उसकी जो वेवलेंथ होगी, इट वुड बी इनवर्सली रिलेटेड. ये इन्होंने फॉर्मूला ड्राइव किया. समझ आया सबके क्लास. अब नेक्स्ट मैं इसको रब कर दूं. So students, as I told you, so de Broglie's, oh again it is not de Broglie, it is de Broglie. So de Broglie's, it is an hypothesis. So experimentally इन्होंने प्रूफ नहीं किया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जो मैंने अभी शो किया आपको. तो क्या ये एक्सपेरिमेंटली ठीक था, मतलब ये एक्चुअली इनकी हाइपोथेसिस थी कि करेक्ट थी? यस स्टूडेंट्स, इट वाज करेक्ट, एंड इट वाज करेक्ट, दैट्स व्हाई ही वाज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर दिस. डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज मिला था इस छोटी सी हाइपोथेसिस के लिए. ओके, और लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ उन्होंने नहीं किया था. एक्सपेरिमेंटली प्रूफ इनके दो अलग साइंटिस्ट थे. ये डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दी थी, ये दी थी 1924 में. ओके, इन 1927 में एक डेविसन, एक जर्मर, दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नेम भी याद करने की जरूरत नहीं है इतना आपको, बट पता होना चाहिए. डेविसन एंड जर्मर दो साइंटिस्ट थे. इन 1927 इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, किसको, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस को. इन्होंने ये शो किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल है मतलब मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं, दे ऑल्सो शो द वेव नेचर. आर यू गेटिंग मी? इन्होंने सिर्फ बताया था कि पार्टिकल जो होते हैं, मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं, दे आर शोइंग डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. लेकिन इन्होंने एक जो है हाइपोथेसिस दी थी, प्रूफ नहीं किया था. बट डेविसन एंड जर्मर ने इन 1927 ये प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली शो किया कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल वेव नेचर भी शो करते हैं. इट मीन्स पार्टिकल दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है. अब इन्होंने कौन सा पार्टिकल लिया जिसको शो, एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा पार्टिकल लिया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इलेक्ट्रॉन पर. ओके, सो इन्होंने डेविसन एंड जर्मर, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन, यू नो इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल. व्हाई इट इज पार्टिकल? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग मास, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेलोसिटी. ओके, सो इलेक्ट्रॉन मास वेलोसिटी रखता है, इसका मतलब
जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल है। सो इन्होंने ये शो किया था कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल दे आल्सो बिहेव एज वेव। आर यू गेटिंग मी? सो पार्टिकल जो है दे कैन बिहेव व्हाट, बोथ वेव के तरीके से बिहेव कर सकते हो, पार्टिकल के तरीके से बिहेव कर सकते हैं। डुअल नेचर शो करता है। ये इन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ओके, सो नाउ क्लास, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। सिग्निफिकेंस। सो क्लास, एज आई टोल्ड यू, मैं, आप, ये मटेरियल, ये हमारा मार्कर, डस्टर, एवरीथिंग, कार, स्कूटी, एवरीथिंग इज व्हाट, दे आर शोइंग डुअल नेचर। मतलब पार्टिकल तो है ही, सारे के सारे मटेरियल तो है ही, मटेरियल तो है, मैटर है, बट वी ऑल्सो शो अ काइंड ऑफ वेव, वेव नेचर। किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सारे मटेरियल जो हैं इफ दे आर इन मोशन दे शो वेव नेचर। बट यू नो क्लास, ये जो इन्होंने दिया था हाइपोथेसिस, ये एक्चुअली दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द लार्ज बॉडीज। व्हाट आई एम सेइंग, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द लार्ज बॉडीज। एंड डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस एक्चुअली इन्होंने बोला जरूर, लेकिन डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस इट इज ओनली सिग्निफिकेंट, इट इज ओनली फॉर सिग्निफिकेंट, लिसन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि मटेरियल पार्टिकल जो इन्होंने बोला डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस पूरे तरीके से रॉन्ग है। इट इज करेक्ट। डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर लार्जर बॉडीज, लार्ज बॉडीज। सिग्निफिकेंट मतलब ये इनवैलिड है, वैलिड ही नहीं है किसके लिए? लार्ज बॉडीज के लिए। कैसे वैलिड नहीं है वो मैं आपको शो करता हूँ। देखो, सपोज लार्ज बॉडी ले ली हमने, एक बड़ी, एक बॉल ले ली हमने। सपोज बॉल है, उसका मास है 1 किलोग्राम। ओके, बॉल, इट इज हैविंग मास ऑफ 1 किलोग्राम सपोज। ओके, एंड द बॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। बॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी वेवलेंथ निकालूं, सो वेवलेंथ कितनी होगी जरा बताइए आप? वेवलेंथ होगी लैम्डा h अपॉन mv। दिस इज द फॉर्मूला, h अपॉन mv। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। h इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by mass of the ball is 1 kilogram and velocity, जिस velocity से मूव करे it is 100 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसे 100 को ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये 100 माइनस में हो जाएंगे। सो 10 to the power minus 2 हो जाएगी। 10 to the power minus 2 and minus 34 कितना हो गया? It becomes minus 36. So wavelength it comes out to be 6.626 into 10 to the power minus 36 मीटर। ये वेवलेंथ है। ये इतनी कम वेवलेंथ है, देखना कितनी कम, 10 to the power minus 36। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी देखें, so it becomes 6.626 into 10 to the power minus 26 एंगस्ट्रॉम। Are you getting me? इतनी कम वेवलेंथ, इतनी कम वेवलेंथ। अगर हमने एक लार्ज बॉडी ले ली, लार्ज भी हमने कितनी लार्ज ली है, मैं अपने आप को नहीं ले रहा हूँ, एक बॉल जो कि जिसका वेट जो है वो सिर्फ 1 किलोग्राम है, उस बॉल का भी अगर जिसका वेट 1 किलोग्राम है उसका भी अगर मैं ये लेता हूँ, वेवलेंथ लेता हूँ, तो इसकी वेवलेंथ इज टू स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ। इतनी कम वेवलेंथ है इसकी क्लास के देयर इज नो अवेलेबल मेथड विच कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग दिस वेवलेंथ। अभी कोई भी अवेलेबल मेथड ऐसा नहीं है जिससे हम इतनी कम वेवलेंथ को मेजर कर सके। सो वेवलेंथ जो आ रही है एक लार्ज बॉडी की, जो वेवलेंथ है इट इज टू स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इतनी स्मॉल है कि हम उसको वेव कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। किसी भी अवेलेबल मेथड हमारे पास है नहीं, कोई भी ऐसा मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे हम मेजर कर सकें। सो इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो इट मीन्स वी कैन से कि इसकी वेवलेंथ है ही नहीं, इट इज नॉट हैविंग एनी वेवलेंथ। If it is not having any wavelength, okay, so what can you say? The de Broglie's hypothesis for the large body becomes what? Invalid. So wavelength इतनी small है, very very small, कि हम किसी भी available method से उसको measure नहीं कर सकते. So we can write
wavelength is very small, it cannot be measured with any available method. So wavelength को हम कंसीडर करेंगे कि वेवलेंथ है ही नहीं. So we can write here there is no wavelength. It means de Broglie's hypothesis becomes invalid or insignificant for larger bodies. So class, you just write down. So for the large bodies, the wavelength is very small कि उसको हम measure नहीं कर सकते किसी भी available method से. So obviously we can say what? We can say कि जो wavelength है वो actually उस large body की wavelength है ही नहीं कोई. जब wavelength ही नहीं है तो de Broglie's hypothesis becomes what? It becomes invalid or insignificant. Okay class, इसका आप ले लो, screenshot ले लो आप लोग. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब क्लास इनसिग्निफिकेंट हो गई है लार्ज बॉडीज के लिए, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, उनके लिए वैलिड है. ओके, इट इज सिग्निफिकेंट. वो भी प्रूव करता है हम. देखो, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर microscopic particles like electrons, protons, atoms, molecules. It is valid for all. देखो हम प्रूव करते हैं इसको. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सपोज यहाँ पे हम निकालते हैं वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की. सो वी नो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram. This is the mass of the electron. And velocity, suppose electron is moving. Do you remember in Bohr's atomic model we have talked about कि जो इलेक्ट्रॉन की जो velocity होती है, if it is moving in the first shell, you remember I told you. So approximate 10 to the power 6 meter per second. Okay. And h की वैल्यू हम जानते हैं. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. सारी वैल्यूज यहाँ रखते हैं. So it becomes 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by mass into 10 to the power minus 31. Velocity is equal to 10 to the power 6. 31 से यहाँ गया तो it becomes minus 3, ये minus 6 ऊपर जाएगा तो it becomes minus 9, and it comes out to be approximate 7.28 into 10 to the power minus 10 meter. So now listen, wavelength for microscopic particle like electron, it comes out to be 7.28 into 10 to the power minus 10 meter, और approximate इसको हम क्या बोल सकते हैं? 7.28 एंगस्ट्रॉम. Yes, it is measurable. So students, yes, it is measurable. The value is 7.28 for the microscopic particle like electron. The value comes out to be 7.28. And you know class, obviously it is measurable. 7.28 angstrom, it is measurable. अगर हम इसका कंपैरिजन करें एक
बॉल से जो 1 किलोग्राम की थी, सो उसका कितना था 10⁻⁻36 मीटर, और वी कैन से 10⁻⁻26 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम था। ये मेजरेबल है। सो दिस फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस इज वैलिड, इट इज वैलिड एंड इट इज सिग्निफिकेंट। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट लिखो इससे रिलेटेड। So write down next point. Wavelength, de Broglie's wavelength in terms of kinetic energy. So write down new topic, wavelength in terms of kinetic energy. So listen students, we know kinetic energy is equal to what? Half mv square. Everyone knows this, half mv square. Okay, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? mv। मोमेंटम इज व्हाट? mv। सो यहां से v की वैल्यू निकालो। v इज इक्वल टू मोमेंटम बाय m, ये v इज इक्वल टू निकाला। सो m जो था वो नीचे चले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो v की वैल्यू है p बाय m, मोमेंटम बाय मास। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। पुटिंग इन, यहां लिख दो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ m, यहाँ पे हमने V की वैल्यू रखी, V देयर इज नॉट अ सिंगल V, यहाँ पे V स्क्वायर है। सो वील हैव टू राइट हियर व्हाट? V स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? P बाई m। सो V स्क्वायर है, सो इट बिकम्स P स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो प्रॉब्लम किसी को V की वैल्यू रख दी P बाई m, इस m से m कैंसिल। ओके, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आई K इज इक्वल टू हाफ m, ये आई P बाई हाफ m, P स्क्वायर, यस P स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स P स्क्वायर बाई 2m। So now students it becomes what? Kinetic energy is equal to momentum square divided by 2m. So इसको हम मैं इधर लिख लेता हूँ, या यही लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम निकालो। मोमेंटम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट बिकम्स 2m काइनेटिक एनर्जी। ओके, मोमेंटम स्क्वायर है तो इसे हमने स्क्वायर हटाया, इट बिकम्स अंडर रूट 2mk। इज इट क्लियर क्लास? 2mk। नाउ वी नो, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, यहां देख लेते हैं। डी ब्रॉयल्स इक्वेशन क्या थी? इट वाज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। डी ब्रॉयल्स इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। सो यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ रख लो, जो p हमने लिया ना यहाँ रख लेते हैं। सो लैम्डा बिकम्स h अपॉन p बिकम्स अंडर रूट 2mk काइनेटिक एनर्जी। This is very important formula. So students, this formula is very important. ये इसमें सिर्फ क्वेश्चन हमारे इसकी बेस्ड, सिर्फ क्वेश्चन यही नहीं, एग्जाम हमारे इसमें क्लासेस में ही नहीं आते, 11th क्लास में नहीं आते, एक्चुअली 11th 12th में नहीं, ये एंट्रेंस में भी आते हैं, नीट में, जेई मेंस, जेई एडवांस, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस्ड आते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, देखो मैं रब कर दूं इसको, ये आप लिख लेना सारा, ठीक है? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज 3 पार्टिकल्स जिनके मासेस हैं m1, m2, m3, एंड इनके मासेस का ऑर्डर भी दे रखा है, m1 is more than m2 is more than m3. Okay, they are having same kinetic energy
तीन पार्टिकल्स हैं, इनका मास है m1 m2 एंड m3 एंड इनके ऑर्डर भी दे रखे हैं, m1 इज ग्रेटर देन m2, m2 इज ग्रेटर देन m3। सभी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो ये पूछ रहे हैं अरेंज द डी ब्रॉय wavelength in increasing order। in increasing order डी ब्रॉयस वेवलेंथ इन पार्टिकल से एसोसिएटेड डी ब्रॉयस वेवलेंथ की हमें क्या पता करना है, इनका ऑर्डर पता करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। सो सिंपल m1 m2 m3 दे रखे हैं मास का। अब देखो यहाँ ये फॉर्मूला है, नाउ लिसन दिस इज द फॉर्मूला क्लास, दिस इज व्हाट, मैं दूसरा मार्क ले लेता हूँ, दिस इज व्हाट, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, it is already constant, value would be same, mass is different, mass is given, यहाँ पर kinetic energy है and the question says all the particles are having the same kinetic energy, same kinetic energy means ये भी constant हो गया, so mass ये हमारा kinetic energy भी constant हो गई, Planck's constant तो constant है ही, so the wavelength or we can say the de Broglie's wavelength it becomes inversely related to the mass of particles। 2 क्या है, 2 भी एक वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, so wavelength becomes inversely, I mean it is inversely related to the square root of mass of the particles, so इसके inversely related है, ये हमारी समझ आ गया। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, यहाँ देखो आप मास का ऑर्डर दे रखा है, अगर मास की इनवर्सली रिलेटेड है, mass की if it is inversely related, so class what happen, it means जिसका मास ज्यादा, यहाँ देखो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, are you getting me, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ हो जाएगी कम, तो यहाँ देखो मास किसका रहता है, m1 का सबसे ज्यादा मास है, are you getting me, तो m1 की जो वेवलेंथ होगी वो होगी सबसे कम, इनवर्सली रिलेटेड है, m2 का मास m1 से कम है। So now class m1 का मास सबसे ज्यादा है, अगर m1 का मास सबसे ज्यादा है क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास, ओके, सो m1 का मास सबसे ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और m3 का मास सबसे कम है, यहाँ गिवन है m3 का मास सबसे कम है, सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम होगा उसी की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, सो m3 की वेवलेंथ वुड बी सबसे ज्यादा होगी, इट वुड बी मैक्सिमम, और m1 की सबसे कम होगी, सो ऑर्डर आएगा हमारे पास m3 इज मोर देन m2 एंड मतलब m3 की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, m2 वाले की सबसे उससे कम, m1 वाले की सबसे कम, तो हम ये कह सकते हैं m3 को ले लेते हैं हम λ3, सो λ3 मतलब इट इज द वेवलेंथ ऑफ मास m3, इसको ले लेते हैं λ2 इज द wavelength of mass 2 और λ1 is the wavelength of particle having the mass m1, so एक तरीके से ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, this is the relationship between the de Broglie's wavelength। I think class it would be clear to all of you, बहुत सिंपल था, फिर बताया था, यहाँ देखो h is the Planck's constant which is constant and kinetic energy it is given in the question, it is also same, so it is also constant, 2 would be constant, so wavelength, de Broglie's wavelength it becomes inversely related to the square root of the mass of the particles। जब inversely related है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका सबसे कम मास होगा, सबसे कम मास किसका है, हमारा m3 का, so m3 मतलब पार्टिकल नंबर 3, so वेवलेंथ λ3 सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास सबसे कम है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका मास सबसे ज्यादा है, सो m1 का मास सबसे ज्यादा है, सो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, इसलिए मैंने लिखा है λ1 इज द लोवेस्ट वेवलेंथ, और m2 वो जो मास पार्टिकल नंबर 2 जिसका मास m2 है उसकी वेवलेंथ विल लाई इन बिटवीन दैम। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रैप कर दो इसको।
अब बस इसमें एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, वो और मैं कराता हूँ, अब देखो इसको, ठीक है। So now class, this is the last topic, okay? I mean de Broglie's hypothesis की last topic हम कर रहे हैं। अब देखो, अगर अब हमें वेवलेंथ निकालनी है एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स की। पार्टिकल कौन सा लिया हमने? इलेक्ट्रॉन। सो अब हम पता करेंगे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जब किसी पोटेंशियल के अंडर ये मूव करता है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये तो हमने अभी इससे पहले ड्राइव किया है ना। सो नाउ लिसन क्लास, सपोज देयर इज अ पॉइंट, इसका पोटेंशियल है 0, देयर इज अनदर पॉइंट, इसका पोटेंशियल है v, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, okay, under the potential difference, there is a potential difference, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना? v के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सपोज वेलोसिटी v से, ओके। सो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज v with the velocity of v velocity and the potential is capital V, ओके। सो इस यहाँ इलेक्ट्रॉन से यहाँ मूव करने के लिए कुछ वर्क लगेगा, ओके। तो वर्क किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली वर्क वुड बी EV। सो यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा, इट वुड बी इक्वल टू EV। E is what? It is the charge of electron. V is what? It is the potential difference between both the points. Okay. Now, अब इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? K ले लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? It is half mv square. It would be, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, it is moving. If it is moving, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क होता है, जो वर्क करता है इलेक्ट्रॉन, it is EV. So जो वर्क है वही तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को। आर यू गेटिंग मी? सो दिस वर्क विल प्रोवाइड द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली ये वर्क ही एनर्जी बन जाएगा, ये वर्क जो यहाँ से यहाँ तक करेगा वही एनर्जी बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। सो इट बिकम्स इक्वल टू वर्क EV, ओके। सो दिस काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, ओके। अब इसको मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। इफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अंडर द पोटेंशियल, ओके, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस V, सो द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स EV, और लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ पे? डी ब्रॉयस वेवलेंथ, इट विल बिकम h अपॉन अंडर रूट 2m EV। ये एक अनदर फॉर्मूला, very important formulas. Listen students, these are very important formulas, okay। अब देखो, because we are just talking about electron, so electron की वैल्यू हम सारी यहाँ लिख लें। ये जो हमने ये फॉर्मूला ध्यान रखना, this formula it is only for electron only, okay, it is only for electron, क्योंकि यहाँ पे हमने E लगा रखा है, E is the charge of electron, okay। तो अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज की, यहाँ पे जितनी भी चीजें दे रखी है सबकी वैल्यू हमें पता है। इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वी कैन राइट वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन राइट, वी नो। और E इज व्हाट? इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन राइट। सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और पोटेंशियल इज नॉट गिवन, ओके। इन सबकी अगर हम वैल्यू को सबको पुट करें, सारी वैल्यूज तो सबकी कैलकुलेशन करें, सो इट कम्स आउट टू बी लैम्डा इज इक्वल टू, इट विल बिकम 150 डिवाइडेड बाई V। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इट बिकम्स 150 डिवाइडेड बाई V। V इज व्हाट? पोटेंशियल। एक फॉर्मूला तो ये है, एक और शॉर्टकट जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, एनसीईआरटी में या और जो दूसरी बुक्स में दे रखा है, वो उसमें थोड़ा अलग फॉर्मूला दे रखा है। इट इज गिवन, हाँ ये है एंगस्ट्रॉम में, ध्यान रखना। इट इज गिवन
लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 divided by under root. So students, 12.27 divided by potential, ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा है. दिस इज अनदर फॉर्मूला. एक फॉर्मूला ये है, इसको इसमें भी हम लिख सकते हैं, वैल्यू को पुट करके ये भी आ सकता है, ये भी. बट लिसन क्लास, इट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स. इट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स. सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग, मैंने सारे टॉपिक करा दिए हैं, अब आप लोग थोड़े न्यूमेरिकल ट्राई करना इसके ऊपर, ठीक है. अगर कोई न्यूमेरिकल आपको पूछना हो ना, कोई न्यूमेरिकल इन पे बेस जितने मैंने कराया है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आए आपको न्यूमेरिकल करने में, सो यू कैन, आई मीन कमेंट में आप लिख सकते हो उसको, कमेंट में वो न्यूमेरिकल भी डाल सकते हो. कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डालो, उस कमेंट को मैं देखूंगा, फिर उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मैं आपको भेज दूंगा. ओके, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं. सो क्लास, इट वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के डाउट काफ़ी क्लियर हुए होंगे. कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी कमेंट में लिखना. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना. ओके, और कमेंट में जो भी डाउट हो आपके, कमेंट में लिखना. सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू लाइक द वीडियो, और एक बेल आइकन भी यहाँ पे प्रेस कर देना, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मेरे आते रहेंगे आप लोग उसको देख सको. ओके, so bye students, have a nice day ahead, goodbye.